नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता रखी गई थी पाकिस्तान में, और वो शांति वार्ता फेल हो चुकी है, पूरी तरीके से फेल हो गई है। मतलब एक भी बिंदुओं पर सहमति नहीं हो पाई है। तो अब ऐसे में बात आती है कि आप फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा मिडिल ईस्ट में। अमेरिका क्या फिर से ईरान पर अटैक्स करेगा और ईरान दोबारा से रिटेलिएट करेगा, या फिर ये कौन कौन सी वो शर्तें थी, क्यों ये वार्ता फेल हुई, किन मुद्दों पर ये लोग सहमति नहीं जता पाए, आज की वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है इस समझौते पर, पीस टाक पर, आज हम लोग सब डिटेल में जानेंगे। तो आगे बढ़े इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो ऐसे ही जियोपॉलिटिकल चीज़ों पर एनालिसिस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। तो शुरुआत करते हैं। आप देख पाओगे आर्टिकल्स हैं कि जेडी वेंस जो है, ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो कि हैं, ये गए हुए थे पाकिस्तान बिचौलिए का काम कर रहा था, मतलब मध्यस्थता कर रहा था। पाकिस्तान के ईरान से भी अच्छे संबंध हैं और अमेरिका से भी, तो इसलिए वो दोनों को अपने यहाँ बुलाकर टेबल टॉक करवा रहा था कि इस मुद्दे का हल निकाला जा सके। ऐसे अमूमन मिडिल ईस्ट के देश पहले किया करते थे, लेकिन अब इस सिचुएशन में मिडिल ईस्ट ही जो है वही विक्टिम है, तो इसलिए अब यहाँ पर पाकिस्तान में ये वार्ता बुलाई गई। लेकिन डील फेल होते ही पाकिस्तान के लोग मतलब सब मजाक भी उड़ा रहे हैं। हालांकि इसमें जनरली कहें पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं है, वो तो अपने यहाँ बुलाया था और दोनों से बातचीत कराने के लिए, और वो तो एक आयोजक मात्र था। खैर, यूएस और ईरान जो है ये फेल रहे हैं किसी भी पीस डील पर पहुंचने में। दोनों देशों के बीच में मैराथन टाक के बाद पाकिस्तान में 21 घंटों से ज़्यादा लंबी वार्ता रही। अमेरिका के डेलीगेट्स आए थे, जिसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस खुद आए थे, और ईरान की तरफ से ईरान के डेलीगेट्स आए थे। दोनों का स्वागत किया गया भव्य रूप से पाकिस्तान में, और फिर वार्ता चली, लंबी वार्ता चली। किन बड़े बड़े विषयों पर वार्ता थी? देखिए, कहा तो गया है कि टोटल 21 पॉइंट्स पर वार्ता हुई है, लेकिन इनमें जो मेन मुद्दे थे वो ये था कि अमेरिका चाहता था कि ईरान पूरी तरीके से न्यूक्लियर से वास्ता नाता तोड़ ही दे, न्यूक्लियर का एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद कर दे, न्यूक्लियर के लिए जो एनरिचमेंट यूरेनियम वो इकट्ठा करता है वो बंद कर दे, परमाणु बम बनाने की सोच को त्याग दे अच्छे तरीके से, और जहाँ कहीं भी जो बैलिस्टिक टाइप की मिसाइल बनाने वाले उसके कारखाने वगैरह हैं उसको बंद कर दे। ईरान का ये कहना था कि इजराइल जो है लेबनान पर, हिजबुल्ला पर, इन सब पर जो अटैक कर रहा है, ये हमारे साथीगण हैं, इन सब पर अटैक्स तुरंत रूप से बंद होने चाहिए। इजराइल इसमें मौजूद ही नहीं था। इजराइल की क्या राजनीति है इसको भी हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कि पीस टाक फेल क्यों हुई। देखिए, कोई भी युद्ध हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, तो उसको अगर समझौते तक लाना है, सुलह के सपाटे तक लाना है, तो फिर थोड़ा सा तुमको झुकना पड़ेगा, दबना पड़ेगा, थोड़ा सा तुमको झुकना पड़ेगा, दबना पड़ेगा, है ना। कोई भी युद्ध हो, कहीं भी कोई भी लड़ाई हो, जब दो पक्षों में किन्हीं मुद्दों को लेकर लड़ाई हो रही है और जब समझौते पर बात आती है, तो उनमें से कोई बीच का रास्ता ढूंढा जाता है। बीच का रास्ता मतलब कि थोड़ा भाई तुम झुक जाओ, थोड़ा भाई तुम झुक जाओ, तभी हो पाता है। और दोनों अड़े रहोगे तो फिर कहाँ का होना है। ऐसे ही यहाँ भी हुआ। यहाँ ईरान और यूएसए के बीच जब बातचीत शुरू हुई पाकिस्तान में, तो 21 पॉइंट्स रखे गए थे। इन 21 पॉइंट्स में कोई सा भी ऐसा पॉइंट नहीं था जो ईरान मान सके। ईरान के जो कुछ पॉइंट्स थे वो अमेरिका नहीं मानने को तैयार था। तो यहाँ ईरान की मीडिया के द्वारा ये कहा गया कि भाई अमेरिका जो है बिल्कुल लचीलापन नहीं दिखा रहा है। ईरान चाहता था कि उसका हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरा का पूरा अधिकार, पूरा का पूरा कंट्रोल रहे, जिससे इन फ्यूचर अगर फिर से ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, तो फिर वो हॉर्मुज को ब्लॉक करके फिर वो नेगोशिएशंस के टेबल पर तुमको ला सके। अमेरिका का ये कहना था कि नहीं, ये हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से ओपन होना चाहिए, फ्री फॉर ऑल होना चाहिए, जैसा कि पहले था। ये ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के पहले हॉर्मुज स्ट्रेट बिल्कुल खुला रहता था। दुनिया भर के 20% एनर्जी सप्लाई यहीं से हुआ करती थी, और जब ये युद्ध शुरू हुआ, ईरान पर अटैक शुरू हुए, तो ईरान जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट के नीचे सी माइंस या कहें समुद्री माइंस बिछा दिया। मतलब जैसे माइंस होते हैं बम बिछाना, मतलब ज़मीन के अंदर, लेकिन सी माइंस मतलब समुद्र के अंदर। उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े बम बांध करके वो ज़मीन के अंदर गाड़ दिए जाते हैं, समुद्र के नीचे ज़मीन पर, और जब कोई बड़ा शिप गुजरता है तो वो फट जाते हैं, जिससे शिप जो है ब्लास्ट हो जाती है। तो सी माइंस बिछा दिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने। अब सी माइंस बिछा दिए तो मतलब पूरा रास्ता हो गया ब्लॉक। गिने चुने देशों को दूसरे रास्ते से, बाकी जहां पर उसकी सिक्योरिटी है उन रास्तों से गुजार रहा है, बाकी लोग को ब्लॉक किया हुआ है। अमेरिका उसको पूरी तरीके से फिर से खुलवाना चाहता है।
अमेरिका जो चीज़ पहले खुला था उसको दोबारा खुलवाने के लिए ये आया हुआ है और ये घोषित करके आ रहा है कि हम तो वार जीत गए हैं। भाई जब वार जीत गए हो तो जो चीज़ पहले से खुला था उसको खुलवाने के लिए नेगोशिएशन काहे करने आए हो, है ना। दूसरी बात यहाँ पर ये कह रहे हैं यूरेनियम का एनरिचमेंट करना बंद कर दो। मतलब यूरेनियम जो है एक पदार्थ है, आप जानते हो, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिससे न्यूक्लियर वेपन वगैरह बनाए जाते हैं, परमाणु बम भी बनाया जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर भी बनते हैं बिजली वगैरह के उत्पादन के लिए। उसके लिए इनरिचमेंट करना होता है। यूरेनियम का इनरिचमेंट अगर 75% टू 85% कर दिया जाता है तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए यानी बिजली उत्पादन के लिए काफ़ी होता है। और अगर वही यूरेनियम 90 टू 95% तक इनरिच कर लिया जाता है यानी शुद्ध कर लिया जाता है तो उसका यूज बम बनाने में या कहें न्यूक्लियर विस्फोटक बनाने में काम आ जाता है, वही होता है परमाणु बम। तो इसका इनरिचमेंट बताया जाता है कि ईरान 90% तक पहुंच गया था, 2-4% और बाकी था इनरिच करना। और ये कहा जाता है कि अगर ये पूरा इनरिचमेंट हो जाता तो फिर वो न्यूक्लियर वेपन बनाने से उसे कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि बस उसको अब मिसाइल में इंस्टॉल करना था। और ईरान की मिसाइलें जो इतना मतलब एडवांस हैं वो पूरी दुनिया ने देखी, वैसी मिसाइलें अमेरिका के पास भी नहीं हैं, रूस के पास भी नहीं हैं। ऐसी मिसाइलें, वो डांसिंग मिसाइल यूज़ कर रहा था। अब डांसिंग मिसाइल की दिक्कत ये होती है कि वो एक जगह से निकला, अब एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि यहाँ से मिसाइल निकली है, अब इतने समय में ये यहाँ पहुँच जाएगी, इतने समय में यहाँ पहुँचेगी टारगेट तक, तो वो एयर डिफेंस सिस्टम उसको हिट कर देता है। लेकिन डांसिंग जो मिसाइल होती है वो यहाँ निकली, उसके बाद ऊपर चली गई, फिर नीचे चली आई, फिर इधर उधर ऐसे जिगजैग करने लगी, मतलब किधर जा रही है, क्या कर रही है, वो कुछ उसका लोकेट ही नहीं हो पा रहा है। और इसी में एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है और वो जाकर हिट कर दे रही थी। अमेरिका का, इजराइल का थाड़, एरो, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम था, एरो 2, वो सब आयरन डोम वगैरह सब फेल मार जा रहे थे। तो इस वजह से अगर न्यूक्लियर वेपन वहाँ पर यूज हो गया, उसके पास आ गया, तब वो अगर मिसाइल पर लगा करके मार दिया तो इजराइल पूरा समाप्त हो जाएगा। इजराइल के अस्तित्व पर खतरा है। इसीलिए इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान जो है ये न्यूक्लियर वेपन की तरफ जाए। वहीं ईरान का ये कहना है जब तक हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना लेंगे तब तक तुम लोग कभी भी ऐसे आकर के हमको धमकाते रहोगे, हड़काते रहोगे, और अगर न्यूक्लियर वेपन रहेगा तो कम से कम कायदे में बात करोगे। खैर, अब यहाँ पर इन्होंने कहा, देखिए यहाँ एक बंद, जब उनसे पूछा गया जेडी वेंस से कि भाई बताओ किन किन मुद्दों पर बात हुई, किन किन मुद्दों पर बात सक्सेस नहीं हो पाई, तो उन्होंने कहा देखो बंद कमरे में 21 घंटे तक बातचीत चली है और इसकी पूरी जानकारी हम नहीं देंगे, लेकिन इतना है, सीधी बात यह है कि हम उनसे या कहीं ईरान से यह भरोसा चाहते हैं कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और ऐसी क्षमता हासिल करने के लिए जरूरी उपकरण भी नहीं जुटाएंगे। ये इन्होंने मीडिया से कहा। ईरानी मीडिया का क्या कहना है, अमेरिका जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा है, लचीलापन नहीं दिखा रहा है। अमेरिका की गैर वाजिब मांगें जो हैं ये युद्ध को ख़त्म करने की ओर बातचीत को बाधित कर रही हैं, मतलब युद्ध खत्म करना नहीं चाह रही हैं, ये गैर ज़रूरी मांगें कर रहा है। खैर, अब इसमें एक और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक और पार्टी थी इजराइल ये आई ही नहीं शांति वार्ता में शामिल होने। पहली बात तो इजराइल को देश मानता नहीं है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इजराइल का कोई डेलीगेट्स आएगा नहीं। पाकिस्तान में ये मीटिंग रखी गई तो वैसे ही समझ में आ गया था भाई इजराइल तो नहीं शामिल होने वाला है। दूसरी बात, इजराइल ने कहा कि भाई देखो कि हम जब तक हमारे ऊपर खतरा रहेगा तब तक हम अटैक करते रहेंगे, हमें कोई सीज फायर नहीं चाहिए, ये सीज फायर ईरान और अमेरिका के बीच है, वही लोग झेलें, जब उनसे झेल लेना, उनसे निपट लेना, तब आना हमसे, तब लड़ाई करना, तब फिर से मैदान में हम खड़े मिलेंगे। तो यहाँ पर इजराइल आया नहीं, तो वैसे ही भारत जान गया था, समझ गया था कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, इसीलिए भारत अपने आप को दूर करके रखा हुआ है इससे। और बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा वार अभी खत्म नहीं हुई है, टारगेट कंट्रीज़ अभी भी हमारे लिस्ट में है, जिसमें ईरान सबसे ऊपर, फिर लेबनान, सीरिया, इसके बाद इधर इराक और यमन है। ये पूरे देश पर नहीं, ये लोग रिजीम पर नहीं अटैक करते, मतलब इनमें जो उनके जो आतंकी संगठन हैं उन पर ये अटैक करते हैं। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह रहता है, ठीक है, सीरिया में, इराक में, यमन में हूती रहते हैं, इराक सीरिया में ISIS रहता है, इसके अलावा ईरान में IRGC को ये लोग मानते हैं, इसके अलावा हमास तो लगभग ख़त्म ही कर दिए हैं ये लोग जो गाजा में थे। तो ये इनका कहना है कि भाई युद्ध तो चलता रहेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन थी, अब ऐसी सिचुएशन में कहाँ पीछताक होनी थी, कहाँ ये शांति वार्ता सक्सेस होनी थी, तो सक्सेस नहीं हुई। फिलहाल जेडी वेंस गुस्सा करके निकल गए हैं और अब ईरानी डेलीगेट्स भी आ गए हैं। हालांकि इस युद्ध में नुकसान की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। ईरान के बहुत सारे चीफ साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं, बहुत सारे जगहों के उनके नुकसान हुए हैं, बहुत सारे जो उनके
कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ उन्होंने अपने हथियार रखे थे, मिसाइल रखे थे, वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। लेकिन ईरान ईरान है, छोटा देश नहीं है। और ईरान के लोग में ना, मतलब देखो, जब धार्मिक बात आ जाती है, एक होती है देश की कट्टरता, अगर देश प्रेम है तो वो भी चलो एक प्रकार की एक समय के लिए ये है कि चलो टूट सकता है या नागरिक नेगोशिएशन पर आ सकते हैं। लेकिन जहाँ धार्मिक कट्टरता हो, जहाँ ये हो कि भाई हम मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, एक मारोगे दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, तो वहाँ कैसे ख़त्म कर पाओगे। तो ईरान में यही है। ईरान में सुप्रीम लीडर जो होता है वो आयतुल्ला होता है। आयतुल्ला कोई एक व्यक्ति नहीं है, आयतुल्ला एक पोस्ट है। वो पोस्ट मतलब कि उस पूरे वर्ग का वो सबसे बड़ा सर्वेसर्वा। तो जब आयतुल्ला वहाँ पर एक कोई गया, जैसे खामनेई गए, तो अब उनके बेटे दूसरे आयतुल्ला बन गए। तो जब आयतुल्ला वाली बात है कि उनमें ये है कि भाई ये हमारे सर्वेसर्वा हैं और तुम कितनों को मारोगे, हम लोग खड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे हमेशा तक। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है अमेरिका के लिए। और अमेरिका ने इस बात को कई बार एक्सेप्ट भी किया है कि वहाँ पर ना ये लोग नेगोशिएशन पे मानने वाले हैं जल्दी, ना ये लोग युद्ध में हार मानने वाले होते हैं जल्दी। इन लोग से डील करना बड़ा टफ टास्क होता है। ट्रम्प भी कई बार कह चुके हैं। अब ये तो पूरी सिचुएशन थी। इधर ट्रम्प की रेटिंग भी गिरती जा रही है। जिधर ये शुरुआत में खूब बड़बड़ करके चल रहे थे, एक ईरान के युद्ध के लपेटे में आकर के ये अटक से गए हैं। अब ये अगली बात यही होगी कि अब इनका अगला स्टेप क्या होगा। मतलब ये तो बड़ी बड़ी बात ये कह दी है कि अरे वो तो असीम मुनीर और शहबाज शरीफ ने मुझे बुलाया, इसलिए मैंने अभी सीज फायर के लिए 2 हफ्तों के लिए सीज फायर कर दिया है। अब हम शांति वार्ता करने के लिए, ईरान जब गिड़गिड़ा रहा है तो ईरान को लाएंगे। लेकिन अब बात निकल करके आई कि ईरान गिड़गिड़ा कहाँ रहा था, ईरान तो अपनी शर्तें मनवा रहा था और नहीं माने तुम तो इसलिए चला गया, और तुम्हारी शर्तें भी नहीं माना तो चले गए तुम। तो इसलिए अब बात आती है कि तुम क्या फिर से अटैक करोगे। अगर फिर से अटैक करते हो तो इसका मतलब फिर से वही बात कि अटक गए हो युद्ध में, जो कि चाहता था रूस भी और जो कि चाहता था चाइना भी कि तुमको भी युद्ध में एक बार फंसाएं गुरु, क्योंकि तुम भी ऐसा ही करते आए हो। रसिया यूक्रेन में ऐसे ही किए, रसिया को फंसा दिए, 4 साल से युद्ध में अटका हुआ है, वेपन वगैरह खूब सप्लाई करते गए यूक्रेन को। इसी डर से चाइना वियतनाम में अटैक नहीं कर रहा है, नहीं तो उसके लिए बस 2 दिन का ऑपरेशन है। लेकिन वो जानता है अगर इधर हम शुरू करेंगे ऑपरेशन, उधर अमेरिका आ करके उसको सपोर्ट करना शुरू कर देगा और हम फंस जाएंगे अटैक में, युद्ध में। तो अब अमेरिका क्या फिर से फंसेगा युद्ध में। फिलहाल कुल जमा बात यह है कि युद्ध अभी टला नहीं है, युद्ध फिर से शुरू हो सकता है और कोई सीज फायर नहीं हुआ है। और बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। आपको ये एनालिसिस कैसे लगी है आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर चैनल पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।